कुछ टाइम बाद जब अनुराग रूम में आया तो रूम की डिम लाइट जल रही थी और साबी बेड पर एक तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। अनुराग धीरे से चलकर बेड तक आया और साबी के बिल्कुल पास ही लेट गया। उसने अपना एक हाथ साबी की कमर पर रख दिया, परंतु साबी ने उसका हाथ अपनी कमर से झटक दिया। एक बार फिर से अनुराग ने ऐसा ही किया और अपना हाथ वापस से उसकी कमर पर रखा तो साबी ने उसका हाथ झटक दिया। साबी, सुनो तो एक बार आप मेरी बात। अनुराग उससे बड़े ही प्यार से बोला और साबी से बिल्कुल सट गया। साबी कुछ नहीं बोली। आप मेरी बात तो सुनो। अच्छा सॉरी, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी पर नहीं सुनी। सॉरी साबी। अनुराग उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बोला। साबी पर तो मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था, वो वैसे ही लेटी रही। फिर क्या था, अनुराग उठा और साबी को सीधा लिटा दिया और फुर्ती दिखाते हुए साबी के पैरों को तो अपने पैरों से ब्लॉक कर दिया और उसके हाथों को पकड़कर अपने हाथ से पकड़कर ऊपर की तरफ लगा दिया। अब अनुराग साबी के ऊपर था और उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। टाइम नहीं मिला साबी को रिएक्ट करने तक का। साबी ने गुस्से में अनुराग की तरफ देखा और खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अनुराग की पकड़ से वो तभी छूट सकती है जब अनुराग खुद उसे छोड़ेगा, और यहाँ कोई आस लग नहीं रही थी कि अनुराग उसे छोड़ेगा। अनुराग बस चुपचाप साबी को देख रहा था। वो कसमसा रही थी उसकी पकड़ से। छूटने की लाख कोशिश के बाद भी तो खुद को आज़ाद नहीं करवा पा रही थी। आखिर में थककर उसने कोशिश बंद कर दी। यह देखकर अनुराग मुस्कुराया और उसे टीज करता हुआ बोला, ओ साबी, आपकी तो सारी कोशिश ही बर्बाद हो गई। आप जानती हैं ना कि जब तक आप मेरी पकड़ से नहीं छूट सकती, जब तक मैं ना चाहूँ, और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेती या फिर मुझसे बात नहीं कर लेती। तो अब मुझसे बात कीजिए। साबी ने अपनी आंखें बंद की और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, पर बोली कुछ नहीं। आई एम रियली सॉरी साबी। आई नो कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, बट क्या करूं, कुछ टाइम से बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी। थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था। मुझे लगा कि आपने मॉम को बता दिया, और जब मैंने आपको कहा था कि हम शाम को साथ आएंगे, यहाँ तो आप अकेली ही आ गई। तो बस गुस्से में कुछ समझ ही नहीं आया। सॉरी। अनुराग अपने चेहरे को साबी की गर्दन में दफन करता हुआ बोला और उसके होंठ धीरे धीरे साबी की गर्दन को चूमने लगे। आपको ही गुस्सा आ सकता है क्योंकि गुस्से पर तो आपका ही बर्थ राइट है, और बस आप ही फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। और को तो ना गुस्सा आता है और ना बुरा लगता है और ना ही फ्रस्ट्रेट होती है। साबी गुस्से में बोली और उसकी आंखें नम हो चुकी थी। फिर रुककर आगे बोली, मुझे इंतजार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी अनुराग, पर कम से कम मुझे ये तो बता दीजिए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कितना टाइम लगेगा। इतना सा हक भी नहीं है मेरा जानने का क्या, जो ये आजकल आप मुझसे हर बात छुपा रहे हैं। जानते भी हैं कि कितना बुरा लगता है मुझे। खैर, आपको क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आप शायद मुझसे प्यार ही नहीं करते। और अब मुझे। साबी बोलते बोलते चुप हो गई थी क्योंकि अनुराग ने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी थी। चुप? कितना बोलती हैं आप। गुस्सा करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्यार नहीं करता? ओह, आप जानती हैं साबी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था, बस उसी दिन से आपका हो गया था। मन से भी और अब तो तन से भी मैं बस आपका ही हूँ। अब चाहे आप कुछ भी कहें, यह बात मैं जानता हूँ कि आप मेरी लाइफ में क्या हैं और क्या नहीं। आप सबसे खास हैं मेरे लिए। मेरी हार्ट बीट्स हैं आप। और आप बोल रही हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। और रही बात कुछ छुपाने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। हाँ, एक डील है जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। क्लाइंट्स के पास जाना पड़ता है, जब उन्हें टाइम होता है तब मैं ही जाता हूँ। यह डील मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि यह डील बहुत फ़ायदा करवा सकती है हमारी कंपनी का, और मैं पा को प्रूव करना चाहता हूँ
कि मैं खुद भी कंपनी को ऊंचाई पर ले जा सकता हूँ। बस यही बात है और कुछ भी नहीं है, और इसलिए मैं इतना बिजी रहता हूँ। अपनी बात रखते हुए वो बोला। अनुराग की बात सुनकर साबी किसी सोच में पड़ गई। अनुराग ने जब उसे कुछ सोचते हुए देखा तो उसने धीरे से साबी की आंखों में आंसू साफ किए। उसके यही करते ही साबी ने उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे में जैसे उलझ गईं। तो अब माफ किया मुझे, अनुराग धीरे से बोला। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखे जा रहे थे। नहीं किया, साबी अपनी नजरें उसकी नजरों से हटाती हुई बोली और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। और वो क्यों नहीं किया? अब तो मैंने आपको बता दिया ना साबी, पर अब भी गुस्सा है आप तो। साबी की ठुड्डी को पकड़ उसके चेहरे को अपनी तरफ करता हुआ बोला। हाँ, हूँ गुस्सा। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, कि मैंने मम को नहीं बताया कुछ भी, इसलिए। साबी नाराजगी से बोली। ओह, तो ये बात है। अच्छा चलो, मैं आपको मानता हूँ। ये बोलकर अनुराग ने एक एविल स्माइल साबी को पास की। ये देखकर साबी की तो माने सांसें ही रुक गईं। वो हल्का सा झुका और साबी की गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगा। साबी की अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। अनुराग, मत कीजिए, वो अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करती हुई बोली, जो कि उसके कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। अनुराग के प्यार करने से। अनुराग उसकी गर्दन से होता हुआ उसके कंधे पर आकर रुक गया और फिर अपने हाथ से उसके कंधे से साड़ी का आंचल हटा दिया और दूसरी तरफ रख दिया और साबी के हाथों को भी छोड़ दिया। साबी ने जब अपने हाथों को छूटता देखा तो वो दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगी। अनुराग तो मानो साबी में ही खोता जा रहा था। इस वक्त उसे बस प्यार करना था और उसका प्यार पाना था। उसने अब अपने होठ उसकी पीठ पर घुमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। पीठ से होते हुए अब उसने अपने होंठ उसकी कमर और पेट पर भी चलाना शुरू कर दिया। साबी की सांसें गहरी हो चुकी थीं और पूरे बदन में सिरहन सी दौड़ने लगी थी। बस वो जल्दी से जल्द अपनी इस बेचैनी को खत्म करना चाहती थी। वो अब सीधी होकर लेट गई और अपने हाथों को फैला लिया। वो धीरे से मदोसी के साथ बोली, अनुराग। अनुराग ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक उठ गई। बिना वक्त गवाए उसने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और बड़ी ही शिद्दत से उसे किस करने लगा। साबी भी उसे शिद्दत से किस कर रही थी। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे में डूब चुके थे। एक दूसरे को बेतहाशा प्यार करने के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में बेड पर लेटे हुए थे, पर सो नहीं रहे थे। साबी ने अपना सिर अनुराग के सीने पर रखा हुआ था और अपना हाथ धीरे धीरे अनुराग के सीने पर घुमा रही थी। अनुराग भी साबी के बालों को सहला रहा था। दोनों ने अपनी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। अनुराग, क्या मैं कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर लूं? अभी जल्दी क्या है साबी? पूरा दिन कुछ काम नहीं होता, बस बोर होती रहती हूँ। घर पर कुछ काम भी नहीं होता जो मैं कर लूँ। इतने सारे सर्वेंट्स जो लगाए हुए हैं आप लोगों ने, बस इसलिए बोल रही हूँ। प्लीज, प्लीज अनुराग। अनुराग के सीने पर हल्की सी किस करते हुए साबी बोली, ताकि अनुराग हाँ कर दे। ओके देन, अगर आप चाहती हैं तो कल से चलना। उसके बालों पर हल्का सा किस करता हुआ अनुराग बोला। अनुराग की हाँ सुनकर वो मुस्कुरा दी और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ टाइम में वो सो गई, पर अनुराग की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो अपने ख्यालों में गुम सा बस साबी के बालों को सहलाए जा रहा था। उसे इतना भी नहीं पता था कि वो सो चुकी है। क्या मुझे अनुप्रिया के बारे में बताना चाहिए साबी को? अगर इनको बता भी दिया तो ये सवाल पर सवाल करेंगी, और क्या पता ये बात मम और पा तक भी पहुंच जाए। नहीं नहीं, अभी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। इस वक्त तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मम
या फिर पाको अनुप्रिया के बारे में कुछ भी पता चले, वरना अंजाम तो फिर मुझे पता ही है कि क्या होगा। पा मुझे फिर से अनुप्रिया से दूर कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ना मम को कुछ पता चलेगा, ना पाको, और ना ही साबी को मैं अभी कुछ बताऊंगा। अनुराग अपने मन में ही उलझा हुआ था। इसी उलझन और कसमकस में उसे नींद आ गई और वो भी सो गया। सुबह का वक्त अनुराग हल्की नींद में ही अपना हाथ इधर उधर बेड पर घुमा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। साबी, साबी, वो धीरे से बोला और अपनी आंखें खोली ताकि देख सके कि साबी कहाँ है। पर साबी ना तो उसके साइड में सोई हुई थी और ना ही कमरे में थी। वो उठकर बैठ गया और अपने बालों में हाथ घुमाता हुआ बोला, ये कहाँ गई इतनी सुबह सुबह। फिर पास में रखी अपनी शर्ट पहन ली और उठकर रूम से बाहर आ गया। जब वो रूम से बाहर आया तो देखा कि समीर और समीरा दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। दी, एक और पराठा लेकर आइए ना, समीर खाता हुआ बोला। अभी लाई, साबी जो कि किचन में थी वहीं से आवाज लगाकर बोली और फिर बाहर आ गई। समीर की प्लेट में पराठा रखते हुए बोली, ये लो। दी, आज तो मज़ा ही आ गया। सच में बहुत टेस्टी हैं ये आलू के पराठे, समीर बोला। उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई समीरा भी बोली, हाँ दी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। अच्छा ठीक है, तुम दोनों खाओ, साबी हंसते हुए बोली कि तभी उसकी नज़र रूम के बाहर खड़े अनुराग पर गई। वो हल्का सा मुस्कुरा रहा था और उसकी तरफ ही देख रहा था। बदले में वो भी मुस्कुरा दी और बोली, आइए अनुराग, आप भी नाश्ता कर लीजिए। नहीं, वो मुझे पहले शावर लेना है, उसके बाद ही नाश्ता करूँगा, अनुराग बोला। ओह, अच्छा ठीक है, आप रूम में चलिए, मैं आती हूँ, साबी बोली। अनुराग वापस रूम में चला गया और अपने भाई बहन की तरफ देखकर, हो गया तुम दोनों का? समीर, हाँ दी, हो गया। समीरा, हाँ दी, मेरा भी हो गया। आप जाइए जीजू के पास। साबी मुस्कुराई और रूम में आ गई। अनुराग बेड पर बैठा हुआ था। साबी वार्डरोब की तरफ बढ़ गई और उसमें से एक वाइट शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट निकाली और अनुराग के सामने रखकर बोली, शॉवर लेकर ये पहन लीजिएगा। अनुराग ने एक नज़र कपड़ों पर डाली और फिर साबी की तरफ देखकर बोला, ये कपड़े किसके हैं और आपकी वार्डरोब में क्या कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप तो ये पहनेंगी नहीं। अनुराग की बात सुनकर साबी बोलने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग ने शरारत सूझी। रात को मुझे टीच कर रहे थे ना, अब मैं आपको बताती हूँ कि टीच करना होता क्या है, वो अपने मन में बोली और फिर अनुराग की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ये कपड़े, सोचने की एक्टिंग करते हुए, हाँ, ओ हाँ, याद आया, शायद ये पीयूष के कपड़े हैं। पीयूष? कौन पीयूष? अनुराग अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरता हुआ बोला, पीयूष मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। हाँ, वो एक बार हमारे घर आया था तो शायद अपने कपड़े यहीं भूल गया होगा। और देखो तो जरा, मैं भी भूल गई उसे लौटाने। अरे, यहीं पास में रहता है और हमारे पड़ोसी भी हैं। आप जानते हैं उसे? मेरे हाथ की रबड़ी बहुत अच्छी लगती है, साबी बात पर बात जोड़ती हुई बोली और अनुराग के सामने एक हकीकत की तरह परोस दी। साबी की बात सुनकर अनुराग का चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। साबी की बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और इस वक्त वो काफी जेल्स भी फील कर रहा था। पीयूष से और अपने साइड में रखे हुए कपड़ों से, आपने कभी बताया नहीं कि आपका बॉयफ्रेंड भी था और आप दोनों इतने क्लोज थे कि उसके कपड़े आपकी वार्डरोब से निकल रहे हैं। और तो और, उसे आपके हाथ की रबड़ी पसंद थी। ये बात भी आपको बखूबी याद है, अनुराग थोड़ा रूखेपन के साथ बोला। इस वक्त उसके द्वारा बोले गए हर एक शब्द में जलन कूट कूट कर भरी हुई थी, जिससे साबी भाप गई थी। वो उन कपड़ों को साइड करता हुआ बोला,
मुझे नहीं पहनने किसी और के कपड़े। ये बोलकर वो उठा और बिना साबी की तरफ देखे रूम से बाहर जाने लगा, पर साबी ने उसकी कलाई पकड़ ली थी, इसलिए वो वहीं रुक गया। अनुराग को देखकर साबी को बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और बोली, क्या हुआ अनुराग? आप बिना सॉवर लिए कहाँ जा रहे हैं? और मेरे पीयूष के कपड़ों का क्या होगा? साबी के मुंह से सारी बातें सुनकर अनुराग का दिमाग पहले ही घूम चुका था, और स्पेशली मेरे पीयूष के कपड़े सुनकर तो पारा चढ़ चुका था उसका। क्या कहा? जरा एक बार फिर कहना साबी। अनुराग गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मैंने कहा कि इन कपड़ों का क्या होगा? वो नासमझी में बोली, कपड़े? हाँ कपड़े। रुकिए, अभी बताता हूँ कि क्या करना है। यह बोलकर अनुराग ने वो कपड़े उठाए और जमीन पर फेंकने ही वाला था कि उसे साबी के हंसने की आवाज़ सुनी, जिसे सुनकर उसका हाथ वहीं रुक गया और वो साबी की तरफ देखने लगा। साबी अपना पेट पकड़कर हंस रही थी और हंसते हुए वो अनुराग के पास आई और फिर उसके गाल खींचकर बोली, इतना जेलस? वो फिर इन कपड़ों से? हाय, ये कपड़े किसी पीयूष वगैरह के नहीं हैं। ये कपड़े नए हैं, मैंने आपके लिए खरीदे थे। जब मैं समीर और समीरा के लिए शॉपिंग करने गई थी, तब आपके लिए भी ले लिए। कभी देने का टाइम नहीं लगा, आज लगा तो दे दिए। और ये पीयूष कौन है? कोई पीयूष नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि आपको फर्क भी पड़ता है या फिर नहीं। आगे से ऐसा मजाक मत करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यह बोलकर वो बाथरूम में चला गया। साबी हंसी और वहां से बाहर चली गई। समीर और समीरा दोनों कॉलेज के लिए तैयार थे। साबी ने दोनों को गेट तक छोड़ा। समीर और समीरा स्कूटी से कॉलेज चले गए। कुछ टाइम बाद अनुराग भी नहाकर बाहर आया। साबी के लाए हुए कपड़े उस पर बहुत अच्छे लग रहे थे और एकदम फिट भी थे। अनुराग डाइनिंग टेबल पर बैठता हुआ बोला, साबी, आपको कैसे पता था कि मुझे ये कपड़े फिट आएंगे? साबी उसका नाश्ता प्लेट में लगाती हुई बोली, बस पता चल गया था। अनुराग टेबल पर अपनी कोनी टिकाते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, वही तो पूछा कि कैसे। ये ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े हैं, एकदम मेरी फिटिंग के हैं। साबी अपनी चेयर पर बैठती हुई बोली, एक दो बार आपको हक किया था तो बस मेजरमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अनुराग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा। वो बोला, इतनी छोटी चीज भी आपने नोटिस कर ली? वाह, दुनिया सच कहती है कि आप लेडीज महान होती हैं। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान रखती हैं। साबी, अब बस भी कीजिए और नाश्ता कर लीजिए, हमें घर भी जाना है और ऑफिस भी। अनुराग ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाया और फिर अपना नाश्ता करने लगा। दोनों ने नाश्ता किया और फिर दोनों घर के लिए निकल गए। अनुराग और साबी पहले घर गए और उसके बाद वहां से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस पहुंचने के बाद अनुराग अपने केबिन में चला गया और साबी अपने डेस्क पर चली गई। सभी एम्प्लॉयज आ चुके थे। अमित और जूही दोनों साबी के पास आए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। साबी उन दोनों को देखकर ग्रीट करती हुई बोली, गुड मॉर्निंग साबी। जूही मुस्कुराकर बोली, और अमित भी। तुम तो छुपी रुस्तम निकली साबी जी, अमित बोला और हंस दिया। जूही भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बोली, ठीक कहा तुमने अमित, आप दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? साबी नासमझी में बोली। जूही साबी के गालों को प्यार से छूती हुई बोली, वो इसलिए क्योंकि तुमने शादी कर ली, वो भी मिस्टर अनुराग कश्यप से, यानी कि हमारे बॉस से, और किसी को पता भी नहीं चला। आप दोनों को पता चल गया? पर कैसे? साबी चौंक कर बोली, हम दोनों को ही नहीं बल्कि पूरे ऑफिस को पता है, अमित बोला और जूही की तरफ देखने लगा। क्यों जूही मैम, ठीक कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, जूही मुस्कुराकर बोली और फिर साबी की तरफ हाथ बढ़ाकर, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू।
वो फीका सा मुस्कुराकर बोली, कांग्रेचुलेशंस साबी, आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू अमित सर। अच्छा, अब हम भी काम पर लग जाते हैं, बाकी बातें लंच टाइम में करेंगे, जूही बोली। और अमित के साथ वहाँ से चली गई। दोनों के वहाँ से जाने के बाद साबी अपना काम करने लगी। काम करते करते सुबह से दोपहर हो गई। लंच टाइम हो गया था। बाकी सभी एम्प्लॉयज कैंटीन चले गए थे और साबी अनुराग के केबिन की तरफ बढ़ गई। जब वो केबिन में आई तो वहाँ अनुराग नहीं था। अनुराग सर कहाँ गए हैं, पता है क्या? वहीं पर खड़े पियोन से साबी ने पूछा। किसी काम से बाहर गए हैं, ये बोलकर वो बाहर चला गया। कहाँ चले गए? साबी खुद से बोली और वहीं रखे सोफे पर बैठकर अपना लंच करने लगी। उसे अकेले लंच करने का मन ही नहीं था, पर फिर भी उसने थोड़ा बहुत खाया और वापस अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। काम करते करते दोपहर से शाम हो चुकी थी और ऑफिस आवर भी ख़त्म हो चुका था। बाकी सभी एम्प्लॉयज़ घर के लिए निकल चुके थे। साबी ने अपने सामने खुली फाइल को बंद किया और उसे टेबल की ड्रॉर में रख दी। अपनी जगह से उठी और अनुराग के केबिन में आ गई। अनुराग कुछ फाइल्स को पढ़ रहा था और उन पर साइन कर रहा था। अनुराग, घर चलें? साबी अनुराग के सामने रखी चेयर पर बैठती हुई बोली। अभी बहुत काम है। एक काम करिए साबी, आप घर जाइए, ड्राइवर नीचे ही होगा, मैं बाद में आता हूँ। अनुराग एक फाइल पर साइन करते हुए बोला। मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना, साबी बोली। नहीं, आप जाइए, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में आ जाऊँगा। अनुराग उसकी तरफ देखकर बोला। तो साबी अपनी जगह से उठी और जाने लगी। साबी, हाँ, इधर आइए। क्या हुआ? एक बार आइए तो सही, अनुराग बोला। तो साबी उसके पास आई और खड़ी हो गई। क्या हुआ, अब बोलिए। अनुराग ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसकी कमर पर अपनी बाह लपेट दी। साबी की पीठ अनुराग के सीने से लगी हुई थी और अनुराग का चेहरा साबी के कंधे पर रखा हुआ था। ये आप क्या कर रहे हैं अनुराग? ये ऑफिस है, अगर कोई आ गया तो? साबी डरते हुए बोली। तो क्या हुआ? मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा रोमांस कर रहा हूँ, इसमें दूसरों को क्या प्रॉब्लम? अपने होठों को उसके कंधे और पीठ पर घुमाता हुआ अनुराग बोला। आप ये सही नहीं कर रहे हैं अनुराग, साबी कस के आंखें बंद करती हुई बोली, क्योंकि अनुराग के टच से वो पिघल रही थी। थोड़ी देर यूं ही रहने के बाद अनुराग ने उसे छोड़ दिया और मुस्कुराकर बोला, अभी आप जाइए घर, मैं आता हूँ, आपको घर आकर परेशान करूँगा। फिर अपनी एक आंख दबा दी, जिससे साबी शर्मा गई और वहाँ से चली गई। घर आने के बाद साबी ने डिनर बनाया और उसके बाद हॉल में ही बैठकर अनुराग का वेट करने लगी। डिनर का टाइम हो चुका था, पर अनुराग अभी तक नहीं आया था, जबकि उसने बोला था कि थोड़ी देर में आता हूँ। साबी बेटा, अनुराग आज भी लेट ही आएंगे, आप उनका इंतजार मत कीजिए, आइए और डिनर कर लीजिए। आराध्या जी बोली और डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गईं। विपिन जी भी आ गए थे। नहीं मॉम, मैं उनके साथ ही डिनर करूंगी, आप दोनों कर लीजिए, साबी जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली। जैसी आपकी मर्जी, आराध्या जी बोली। साबी वहां से अपने रूम में आ गई, अपना फोन उठाया और अनुराग को मिला दिया। पहली बार में तो अनुराग ने कॉल नहीं उठाया, पर जब साबी ने दूसरी बार किया तो उसने उठा लिया। आपने थोड़ी देर का बोला था और अभी तक घर नहीं आए हैं, साबी नाराजगी से बोली। सॉरी साबी, पर मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना पड़ा। बस थोड़ी देर में आता हूँ, अनुराग बोला और फोन रख दिया, बिना साबी की बात सुने। हेलो, हेलो, अनुराग, साबी बस बोलती रह गई। उसने बुझे मन से फोन को साइड में रखा और खुद बेड पर लेट गई। करीब 10 बजे अनुराग घर आया और सीधा ही अपने रूम में आ गया। रूम में आने के बाद उसने देखा कि साबी तो सो चुकी है।
उसने उसे उठाना सही नहीं समझा और खुद भी कपड़े बदलकर बेड पर आकर सो गया। खाना तो वो पहले ही बाहर खाकर आया था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों में साबी और अनुराग की लाइफ बिल्कुल वैसी ही चलती रही जैसे अब तक चल रही थी। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, पर दोनों एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही लेते थे। छोटी छोटी बातों पर उनकी आर्गुमेंट हो जाती थी, पर दोनों थोड़ी देर बाद ही नॉर्मल हो जाते थे। 2 महीने बाद अनुराग ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था और साबी उसकी टाई बांध रही थी। ये छोटे छोटे काम तो खुद कर लिया कीजिए अनुराग, जब मैं नहीं थी तो भी तो आप खुद ही करते थे। साबी नाराजगी से बोली और टाई बांधना जारी रखा। अब आप जो आ गई हैं। अनुराग अपने दोनों हाथों को उसकी कमर के चारों तरफ लपेटता हुआ बोला। तो क्या हुआ, मैं आ गई हूँ। आप अपने ये छोटे छोटे काम भी मुझसे करवाएंगे अब? अनुराग को घूरते हुए। दिस इज नॉट फेयर अनुराग, आप लेजी होते जा रहे हैं। इसका मतलब आज तो मैं कर रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम ये सभी आप खुद से करेंगे। अनुराग की टाई बांधने के बाद साबी उसकी शर्ट के कॉलर को ठीक करती हुई बोली, अगर मैं कर लूँगा तो काम के बहाने आपके करीब कैसे आऊँगा, जैसे अभी आ रहा हूँ। ये बोलकर अनुराग ने साबी को खुद की ओर करीब कर लिया और उसके होठों पर एक छोटी सी किस कर दी। आप सच में बड़े जालिम हैं अनुराग। खैर, अब जाने दीजिए, मुझे भी तैयार होना है। ओह हाँ, याद आया, आज मॉम हॉस्पिटल जा रही हैं और पा को भी आज कुछ काम है, इसलिए वो तो मॉम के साथ नहीं जा पाएंगे। तो आज आप उनके साथ चली जाइएगा। आज आपकी ऑफिस से छुट्टी। अनुराग उसे छोड़ता हुआ बोला। अच्छा ठीक है, मैं मॉम के साथ चली जाऊंगी, साबी बोली और खुद वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद अनुराग ऑफिस के लिए निकल गया था और विपिन जी को भी आज जरूरी काम था, इसलिए वो भी सुबह ही चले गए। आराध्या जी की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट आज दोपहर को थी। काफ़ी दिनों से उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा था, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाने का सोचा था। साबी रूम में तैयार हो रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो समीरा का कॉल आ रहा था। उसने रिसीव किया। हेलो समीरा दी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। दी, 3-4 दिन से बहुत फीवर हो रहा है। मैं सोची आज हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेती हूँ। अकेले नहीं जाना मुझे, आप चलिए अगर फ्री हो तो। क्या, तुम्हें फीवर आ रहा है? वो भी 3-4 दिन से? और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? साबी उसे डांटते हुए बोली। मैं इसलिए नहीं बता रही थी आपको क्योंकि मुझे मालूम था कि आप जरूर डांटोगे, जैसे अभी डांट रहे हो। अच्छा ठीक है, आज मैं मॉम के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम भी साथ में चलना। साबी खुद को शांत करती हुई बोली। तुम रेडी हो जाओ, हम कुछ देर में आ रहे हैं। ओके दी। यह बोलकर समीरा ने फ़ोन रख दिया और तैयार होने चली गई। वहीं साबी ने भी फ़ोन रखा और तैयार होकर नीचे गई। आराध्या जी तैयार होकर आ चुकी थी और हॉल में ही बैठी थी। चले मॉम? साबी उनके पास आकर बोली। हाँ हाँ बेटा, मैं तो आपका ही वेट कर रही थी, आराध्या जी उठते हुए बोली। फिर दोनों गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उन्होंने समीरा को भी पिक कर लिया था। जब वो रास्ते में थी तभी आराध्या जी का फ़ोन बजा। उन्होंने देखा तो डॉक्टर का कॉल आ रहा था जिससे उनकी अपॉइंटमेंट थी। हेलो डॉक्टर साहब, हम बस पहुंचने वाले हैं। मिसेज कश्यप, एक्चुअली बात यह है कि मुझे अर्जेंट काम आ गया है, तो आज मैं आपका चेकअप नहीं कर पाऊंगा। पर आप फिक्र मत कीजिए, मेरे एक फ्रेंड हैं सुबेर नारायण, जो कि रोज वैली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, तो आप अभी रोज वैली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चली जाइएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो कॉल कर लीजिएगा, डॉक्टर बोले और चुप हो गए। आराध्या जी ने बस ओके कहा और फिर फ़ोन रख दिया।
रोज वैली हॉस्पिटल की तरफ ले चलिए गाड़ी को, आराध्या जी ड्राइवर से बोली। ड्राइवर ने भी आराध्या जी की बात मानकर गाड़ी मोड़ दी थी। क्या हुआ मॉम? हमें तो दूसरे हॉस्पिटल जाना है, तो रोज वैली क्यों जा रहे हैं? साबी सवाल करती हुई बोली। वो इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर मेरा चेकअप करने वाले थे उनको कोई ज़रूरी काम आ गया है। तो अब उनके कोई फ्रेंड है सुबेर नारायण, जो कि उसी फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। अब हमारी अपॉइंटमेंट उनके साथ है। हमारे वाले डॉक्टर ने उनसे बात कर ली है। आराध्या जी साबी की तरफ देखकर बोली। साबी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। कुछ टाइम बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोज वैली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने रोकी। तीनों गाड़ी से उतरी। ड्राइवर गाड़ी को पार्किंग में लगाने चला गया और वो तीनों हॉस्पिटल के अंदर की तरफ बढ़ गईं। रिसेप्शन पर जाकर आराध्या जी रिसेप्शनिस्ट से बोली, हमारी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर सुबेर नारायण जी के साथ। आप एक बार चेक कीजिए। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई और अपने सामने रखे कंप्यूटर में चेक करने लगी। कुछ देर करने के बाद वो मुस्कुराकर बोली, उनका कैबिन चौथे फ्लोर पर है, लेफ्ट साइड, रूम नंबर 11। ओके। साबी की तरफ देखकर, साबी आप समीरा का चेकअप करवा लीजिए, तब तक मैं होकर आती हूँ डॉक्टर के पास, आराध्या जी बोली। उनकी बात सुनकर साबी बोली, मम मैं चलती हूँ ना आपके साथ? नहीं बेटा, आप रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप बोल रही हैं तो जाइए, साबी बोली। तो आराध्या जी वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। साबी ने भी रिसेप्शनिस्ट से पूछा और फिर समीरा के साथ ओपीडी की तरफ बढ़ गई। डॉक्टर ने समीरा का ब्लड टेस्ट का बोला, जो कि वहीं हॉस्पिटल में हो गया। अभी रिपोर्ट्स आने में टाइम था। साबी समीरा से बोली, समीरा चलो मम के पास ही चलते हैं, तब तक रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। फिर सोचते हुए रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि डॉक्टर सुबेर नारायण का कैबिन चौथे फ्लोर पर है। मैं भी लेफ्ट नहीं राइट साइड, रूम नंबर 11। वो लेफ्ट और राइट में थोड़ा कंफ्यूज थी। ओके दी, चलिए फिर, वो मुस्कुराकर बोली। फिर दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गईं। कुछ देर में लिफ्ट चौथा फ्लोर पर रुकी। दोनों लिफ्ट से बाहर आईं और राइट साइड की तरफ चेक करने लगीं, जबकि लेफ्ट साइड था डॉक्टर सुबेर नारायण का केबिन और राइट साइड वीआईपी बोर्ड था। उस समय वहाँ कोई नर्स या फिर वार्ड बॉय भी नहीं दिखाई दे रहा था जिसे वो पूछ ही लेती। वो दोनों खुद ही ढूंढने लगी। वो अब डॉक्टर सुबेर नारायण को ढूंढते ढूंढते पीछे आ चुकी थी। दी, आई थिंक लेफ्ट साइड है उनका केबिन, समीरा साबी को और आगे जाने से रोकती हुई बोली, क्योंकि आगे सिर्फ एक कांच की विंडो ही दिख रही थी, जो इस बात का प्रमाण दे रही थी कि आगे रास्ता नहीं है। हाँ शायद, चल दूसरी तरफ चलकर देखते हैं, साबी मुड़ते हुए बोली। दोनों वापस आने लगी, पर समीरा के पैर कुछ दूर चलने के बाद खुद ब खुद ठिठक गए। वहीं एक रूम पर, जहाँ दीवार के बीच एक कांच का विंडो लगी हुई थी, उसके कारण अंदर बैठा इंसान साफ साफ दिख रहा था। आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि विंडो से अंदर का दिख रहा था, बल्कि उसके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि वहां अंदर बैठा इंसान और कोई नहीं बल्कि अनुराग था। दी, जीजू, समीरा साबी की तरफ देखकर बोली, जो कि उससे थोड़ा आगे चल रही थी। समीरा की बात सुनकर साबी के चलते कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। वो पीछे मुड़ी और वापस से समीरा के पास आकर खड़ी हो गई। तो समीरा ने एक तरफ हाथ से इशारा किया। साबी ने उस तरफ देखा जहां अभी समीरा इशारा कर रही थी। अनुराग, यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हैरानी से अपने मन में बोली। दी, जीजू यहाँ क्या कर रहे हैं? समीरा साबी से पूछती हुई बोली। समीरा के सवाल पर साबी बस चुप रही, क्योंकि अब वो भी क्या ही जवाब देती कि अनुराग यहाँ क्या कर रहा है। जब उसे खुद नहीं पता था इस सवाल का जवाब, तो वो अपनी बहन को क्या ही देती। वहीं अंदर रूम में अनुराग अनुप्रिया के पास बैठा हुआ, क्योंकि आज अनुप्रिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था और उसके एक पैर और एक हाथ पर बंधा प्लास्टर भी हटना था। अनुराग अभी कुछ देर पहले ही आया था
और अनुप्रिया को अभी फ्रूट्स खिला रहा था और अनुप्रिया भी बड़े मज़े से उससे इधर उधर की बातें करते हुए फ्रूट्स खा रही थी। वहीं बाहर साबी के हाथों की मुट्ठियां बन चुकी थी। उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर समीरा की तरफ देखकर बोली, ओह हाँ, याद आया। इन्होंने मुझे सुबह ही बताया था कि उनके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था और आज उनसे मिलने जाएंगे, तो शायद यही होगी इनकी वो फ्रेंड। ये बोलकर वो वापस सामने देखने लगी। साबी की बात सुनकर समीरा बस हाँ बोली। साबी आगे बोली, अच्छा तू एक काम कर, शायद मॉम लेफ्ट साइड हैं और हम गलत डायरेक्शन में आ गए हैं, तो तुम उनके पास जाओ, नीचे से अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करके उनके साथ घर चली जाना। मैं अनुराग के पास जा रही हूँ। साबी की बात सुनकर समीरा ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वहाँ से जाने लगी। तो साबी बोली, हाँ एक बात और, प्लीज़ मॉम को ये मत बताना कि मैं यहीं हूँ। उनसे बोल देना कि मैं ऑफिस गई हूँ, कोई ज़रूरी काम आ गया था। समीरा ओके बोलकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद साबी ने अपने पर्स से अपना फ़ोन निकाला और वहीं खड़े खड़े ही अनुराग को मिला दिया। जब अनुराग का फ़ोन बजा तो उसने देखा कि साबी का कॉल आ रहा है। वो उठा और अनुप्रिया से बोला, आप ये सब खाइए, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। अनुप्रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। अनुराग दूसरी तरफ की विंडो के सामने खड़ा हो गया और कॉल रिसीव किया। हेलो साबी। अनुराग, आप कहाँ हैं? साबी ने सीधा ही पूछ लिया। क्या हुआ? आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ हो? और कहाँ होऊंगा इस वक्त? ऑफिस में ही हूँ। ओह, मौक करते हुए, एक बार फिर से सोच लीजिए मिस्टर कश्यप, ऑफिस या फिर हॉस्पिटल में। साबी के बोलने के बाद अनुराग चौंक सा गया था। वो अपने मन में बोला, इन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ? वो इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी नज़र साबी पर गई, जो विंडो की दूसरी तरफ खड़ी थी और कान पर फोन लगाकर अंदर की तरफ ही देख रही थी। साबी, यहाँ। उसने फोन काटा और अनुप्रिया की तरफ देखकर बोला, मैं अभी आता हूँ। अगर डॉक्टर आए तो उनके साथ चली जाना आप। अनुप्रिया, कहाँ जा रहे हो? बस यहीं हूँ, अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। ओके बोलकर अनुराग बाथरूम से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने साबी का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी तरफ ले जाने लगा। साबी भी कुछ नहीं बोली और वहीं चलती जा रही थी जहां उसे अनुराग ले जा रहा था। एक खाली सी जगह पर वो रुक गया और साबी का हाथ छोड़ दिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इधर उधर देखकर अनुराग बोला। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए आपसे मिस्टर कश्यप कि आप ऑफिस टाइम में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और और वो लड़की कौन थी जिसे आप अपने हाथों से फ्रूट्स खिला रहे थे? साबी अनुराग की आंखों में आंखें डालकर बोली, आप मुझसे कैसे बातें कर रही हैं साबी? बताओ, घुमाइए मत अनुराग, और मुझे साफ साफ बताइए कि वो है कौन जिसकी वजह से आप झूठ बोल रहे थे। इस बार साबी गुस्से में चिल्ला पड़ी थी। चिल्लाइए मत साबी, भूलिए मत कि हम कहाँ हैं। ये एक हॉस्पिटल है, समझिए आप, और बाकी बात हम घर चलकर करेंगे। यह बोलकर उसने साबी का हाथ पकड़ना चाहा, पर साबी पहले ही पीछे हो गई और बोली, अभी नहीं तो कभी नहीं अनुराग। क्या क्या कह रही हैं आप? दोबारा कहिए। अगर आपने अभी नहीं बताया तो मैं फिर कभी आपसे नहीं पूछूंगी अनुराग। अब इसका क्या मतलब हुआ? आपको समझ में नहीं आएगा तो रहने दीजिए और सिर्फ ये बताइए कि वो लड़की कौन है। अनुराग कुछ नहीं बोला तो साबी आगे बोली, कहीं मैं जो सोच रही हूँ इस वक्त वो वही तो नहीं है अनुराग। कौन वही? आपकी गर्लफ्रेंड, जिसके बारे में आप मुझसे छिपा रहे हैं। कहीं आपका अफेयर तो नहीं चल रहा है ना? मुझसे शादी करके मुझे तो घरवाली बना दिया और वो बाहर वाली तो नहीं अनुराग। जस्ट शट अप साबी, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये बोलने की कि वो मेरी। छी, आप इतना गंदा सोच सकती हैं?
मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। क्या एक लड़का और लड़की के बीच सिर्फ यही रिश्ता हो सकता है? तो आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आखिर वो है कौन? और आप मुझे नहीं बता रहे, इसका मतलब तो सिर्फ यही है कि जो मैं सोच रही हूँ। साबिना आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि उसका दिल इस वक्त जैसे टूट सा गया, और ऊपर से अनुराग उसे कुछ बता नहीं रहा था। उसके दिमाग में तो यही आ रहा था। वहीं साबी की बात सुनकर अनुराग का पारा चढ़ चुका था। उसने गुस्से में साबी पर हाथ उठा दिया, पर हाथ को हवा में ही रोक दिया था उसने। साबी आंखों में आंसू लिए कभी अनुराग को देख रही थी और कभी अनुराग के हाथ को, जो उसने हवा में ही रोक लिया था। रोक क्यों लिया अनुराग? हाथ मारो, मारो ना। अनुराग ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। और अब गुस्से में आकर वो साबी पर हाथ उठाने जा रहा था कि तभी उसके कानों में साबी के रोने की आवाज़ पड़ी, जो रोते हुए वहीं दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई थी और अपना चेहरा छुपाकर रो रही थी। अगर अगर आपको कोई और पसंद ही थी तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी ना? रहते खुश उसके साथ। मुझे धोखा क्यों दिया आपने अनुराग? क्यों? सब यही करते हैं। शादी के बाद अपनी पत्नी को धोखा देते रहते हैं और उन्हें बेवकूफ़ समझते रहते हैं। अगर मैं अपनी आंखों से आज नहीं देखती तो मुझे कभी पता भी नहीं चलता। मैं तो यही भ्रम में जी रही थी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे सिवाय किसी और लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। पर मैं गलत थी मैं, जो आप पर आंख बंद करके विश्वास किया। और उस विश्वास का ये सिला दिया आपने मुझे। क्यों किया आपने? क्यों? क्यों? साबी की अजीबोगरीब बात सुन अनुराग को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो खुद से ही कुछ भी बात बनाकर उसे जज कर रही थी, और ये बहुत गलत था। तो वहीं साबी को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अनुराग ने उसे अब तक बिल्कुल नहीं बताया था कि वो लड़की आखिर है कौन। बार बार पूछने पर भी नहीं। शट अप साबी एंड गो होम क्वाइटली। मैं आपको घर आकर सब बताता हूँ। अनुराग साबी को उठाता हुआ बोला। डोंट टच मी। अनुराग का हाथ झटक कर साबी गुस्से में बोली और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या बताएंगे आप? हाँ, जब आप यहाँ नहीं बता रहे हैं, घर जाकर भी एक झूठी कहानी सुना देंगे। यही तो आप करते आ रहे हैं आज तक। तो सुन लीजिए अब मेरी भी। नहीं बताना चाहते हैं ना आप? तो ठीक है, मत बताइए कुछ भी। ये बोलकर साबी ने अपने आंसू पोंछे और वहां से जाने लगी। तो अनुराग ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे सीधा दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया, और खुद उसके सामने और करीब खड़ा हो गया। छोड़िए मुझे, साबी कसमसाते हुए बोली। तो अनुराग ने उसके लिप्स पर अपना हाथ रख दिया और बोला, बकवास पर बकवास आप कर रही हैं, और फिर गुस्सा करके भी जा रही हैं। अब एक और शब्द नहीं बोलेंगी आप। चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूँ। रहने दीजिए, मैं खुद चली जाऊंगी। आप जाइए अपनी संबंध के पास। मेरे लिए जरा भी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है आपको। साबी अनुराग का हाथ अपने मुंह पर से हटाकर बोली, मैंने कहा ना मैं छोड़ देता हूँ। तो मैंने भी कहा ना कि मैं खुद चली जाऊंगी। खुद को अनुराग की पकड़ से छुड़वाया और फिर गुस्से में वहां से चली गई, और अनुराग बस जाता हुआ उसे देखता रहा। करीब 7 बजे थे जब अनुराग ने अपनी गाड़ी घर की पार्किंग एरिया में रोकी। वो बाहर निकला और घर के अंदर की तरफ बढ़ गया। साबी बहुत नाराज होगी, पर मैं भी बहुत गुस्सा हूँ और साथ में नाराज भी, क्योंकि वो ऐसे कैसे सोच सकती है कि मेरे और अनुप्रिया के बीच कुछ ऐसा वैसा है। उनके अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं है, और ये बोल रही थी कि मेरा बात को बीच में ही छोड़कर। पर कोई बात नहीं, मुझे हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है बस। सब सच बताना है मुझे उनके सामने। खुद के लिए जिन आंखों में प्यार देखा है,
अब उनमें गुस्सा और नफरत नहीं देख पाऊंगा। मन ही मन सोचता हुआ अनुराग अंदर आ चुका था। हॉल में ही आराध्या जी बैठी हुई थी। जब उन्होंने अनुराग को देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, आप आ गए अनुराग। हाँ मॉम, आप कैसी हैं अब? और आज आप हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर ने क्या कहा? उनके पास ही बैठकर अनुराग बोला, मैं भी ठीक हूँ और रिपोर्ट्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं आया। हाँ, बस बढ़ती एज की वजह से ब्लड प्रेशर लो रहने लगा है और थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कुछ टेबलेट्स दी हैं उन्होंने। 1 हफ्ते बाद दोबारा बुलाया है चेकअप के लिए। आराध्या जी बोली, ओके, तो अब उन टेबलेट्स को टाइम टू टाइम लेती रहिएगा। अनुराग मुस्कुराकर बोला। पर उसकी नज़र पूरे हॉल को स्कैन कर रही थी, जो कि सिर्फ साबी को ही ढूंढ रही थी, पर वो वहां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये सोचकर कि शायद वो कमरे में होगी, वो उठा और बोला, मम, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना, मैं डिनर लगवा रही हूँ। वैसे भी आज आपके पापा तो अपने फ्रेंड के वहीं रुक गए हैं, शायद सुबह ही आएंगे। ओके मम, अभी आता हूँ। यह बोलकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जब वो रूम में आया तो रूम एकदम खाली था। क्या साबी यहाँ नहीं है? अनुराग इधर उधर देखता हुआ बोला। फिर कपड़े चेंज करके वो नीचे आ गया। डाइनिंग एरिया में आराध्या जी अकेली बैठी हुई थी और शायद उसका ही वेट कर रही थी। आओ अनुराग, डिनर करते हैं। आराध्या जी अपने सामने रखी प्लेट को सीधा करती हुई बोली। साबी, साबी दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें भी बुला लीजिए, हम साथ में डिनर करेंगे। अनुराग अपनी चेयर पर बैठता हुआ बोला। अनुराग की बात सुनकर आराध्या जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, आपको साबी ने नहीं बताया कि वो अपने घर जा रही है? घर पर यूं अचानक? हाँ, वो समीरा को टाइफाइड हो गया है और उसे संभालने वाला कोई नहीं है वहाँ, तो इसलिए वो 1 हफ्ते के लिए बोल कर गई है। वो बोल तो रही थी कि आपको बता देगी, शायद टाइम नहीं मिला होगा। कोई बात नहीं, पर मैंने तो आपको बता दिया ना। और हाँ, उनकी ऑफिस से भी छुट्टी रहेगी। जी मम, अनुराग जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला और फिर अपना खाना खाने लगा। दोनों ने डिनर किया और फिर सोने के लिए अपने अपने रूम में आ गए। अनुराग अपने रूम में आया और पूरे रूम की लाइट्स ऑफ कर बेड पर लेट गया। काफ़ी देर तो वो सीलिंग को एकटक देखता रहा और फिर साइड से फ़ोन उठाकर उस पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। उसकी उंगली साबी के नाम पर रुक गई। थोड़ी देर रुकने के बाद अनुराग ने साबी का नंबर डायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ साबी अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी और सीलिंग को ही देख रही थी, पर उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जिनको वो बार बार साफ कर रही थी, पर वो थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी पास में रखा उसका फोन बज उठा। उसने फोन को अपने हाथ में लिया, फिर स्क्रीन पर देखा था। वहाँ अनुराग का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन को साइलेंट मोड पर कर दिया और उसका कॉल रिसीव नहीं किया और फ़ोन को वापस से साइड में रख दिया। अनुराग ने काफ़ी बार कॉल लगाया, पर साबी ने एक बार भी नहीं उठाया। फिर कुछ सोचकर उसने एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। बहुत देर तो वो इसी इंतज़ार में रहा कि साबी का मैसेज आए, पर मैसेज आना तो दूर, उसने तो मैसेज को देखा तक नहीं था। थक कर उसने भी फ़ोन को बंद करके रख दिया और साबी की साइड देखने लगा, जहाँ वो रोज़ सोती थी, उसके पास, उसके साथ। पर आज वो जगह बहुत सूनी सूनी लग रही थी, क्योंकि आज वहाँ साबी नहीं थी। और इन 2 महीनों में अनुराग को उसके साथ सोने की आदत जो हो गई थी, उसकी बाहों में उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। और अब जब वो थी नहीं, तो नींद भी मानो उससे कोसों दूर खड़ी थी। आज की पूरी रात अनुराग ने आंखों में ही उजाड़ दी थी और यही हाल साबी का भी था। दोनों की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। सुबह का वक्त, अनुराग तैयार होकर ऑफिस जा चुका था
और विपिन जी भी सुबह ही अपने फ्रेंड के घर से आ चुके थे। आराध्या जी हॉल में ही बैठी हुई थी और कुछ हिसाब किताब कर रही थी कि तभी डोर बेल बजी। उन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था जिससे वो बोल सकें कि जाकर दरवाज़ा खोले। इसलिए वो खुद ही उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी लड़की को देखकर वो हैरान हो गईं। उनके मुंह से बस इतना ही निकला, अनुप्रिया आप यहाँ। अनुप्रिया मुस्कुराकर उनके गले लग चुकी थी। ये बोलकर कि आई मिस्ड यू मॉम, आराध्या जी ने अनुप्रिया की पीठ थपथपाई और फिर उसे खुद से अलग करती हुई बोली, बेटा प्लीज़ यहाँ से जाओ, आपके आपके अंकल यहीं हैं। अनुप्रिया चेहरे पर हल्का गुस्सा लिए बोली, आपको आज भी सिर्फ अंकल की पड़ी है। इतने दिन के बाद आपसे मिली हूँ, एक बार झूठे ही सही पर ये तो पूछ लेती कि बेटा कैसी हो, पर नहीं। आराध्या जी उसके चेहरे पर हाथ रखकर बोली, आप तो जानती हैं ना कि आपके अंकल को आप पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि बिना बात के आपके और उनके बीच कोई आर्गूमेंट हो। अनुप्रिया उनका हाथ अपने चेहरे पर से हटाकर फीका सा मुस्कुराकर बोली, साफ साफ कहिए ना मॉम कि आप मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि अब आपको एक बेटी जो मिल गई है, अनुराग की बीवी, राइट। और रही बात अंकल की, तो वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करते हैं और इस तरह आप भी अपने पति की साइड ही हैं। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि एक बार आपसे मिलती चलूं, पर यहाँ मेरी मॉम नहीं बल्कि एक पत्नी खड़ी है मेरे सामने, जिसे सिर्फ अपने पति का डर है पर एक माँ की ममता नहीं है। खैर मेरी ही गलती थी जो यहाँ आई, अब चलती हूँ, बाय। ये बोलकर अनुप्रिया अपनी आंखों से आंसू लिए वहाँ से जा चुकी थी और आराध्या जी वहीं किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी, बस उसे जाता देख रही थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।